तो आज की जो हमारी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अनुच्छेद 15 से पूछे जाने वाले समस्त प्रश्नों को हम इस तरह से पढ़ेंगे किसी भी परीक्षा में भी आए तो वो हमसे गलत ना हो। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू करें कि उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। तो याद करिए, चलिए आज का देखते हैं वीडियो क्या है। अनुच्छेद 14 में प्रतिपादित समता के अधिकार को अनुच्छेद 15 में अधिक स्पष्ट किया गया। कह रहा है जो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया था, मैंने कल उस डिटेल में अध्ययन किया था। अगर आप नहीं पढ़े तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो 14 में हमने जो डिटेल में सब कुछ पढ़ा उसको और स्पष्ट रूप से और विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या अनुच्छेद 15 में की गई है। अनुच्छेद 15 में कुल 5 उपखंड दिए गए। कितने उपखंड दिए गए? 5 उपखंड दिए गए हैं, जैसे कि 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उसमें यही सेक्शन जैसे 15 में 5 हो गए, इसी तरह से सेक्शन बढ़ बढ़ करके कितने हो जाते हैं? लगभग 465 प्लस हो गए हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, 465 प्लस आप कह सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 15(1), 15(2) मूल अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 15(3), 4, 5, 15(3), 15(4), 15(5) राज्य की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार केवल नागरिकों के लिए, याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार सिर्फ किसके लिए? नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15 के 1 में क्या कहा गया है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। केवल धर्म, देखिए यहाँ पे एक शब्द है केवल, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। यानी राज्य जो होगा, राज्य मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, उसे किसी धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे नागरिकों के मध्य विभेद करने, यानी नागरिकों के मध्य में विभेद करने से कौन रोकता है? राज्य रोकता है। यानी आप किसी से विभेद नहीं कर सकते कि इस धर्म को मानता है या इस जाति को मानता है, इस लिंग का है, इससे हम विभेद नहीं कर सकते। विभेद से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना, दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना, ठीक है, इसे विभेद कहते हैं। यह अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, अतः अन्य व्यक्तियों के साथ विभेद किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त केवल शब्द का ध्यातव्य है, इसका तात्पर्य है विभेद मात्र धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान इनमें से एक के आधारों पर निषेध है। कह रहा है कि अगर आप मूल वंश, जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद करते हैं तो यह आपको निषेध है, यानी आपको विभेद करने की छूट नहीं है। किंतु इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर नहीं, इसके अतिरिक्त किसी और आधार पर अगर आप विभेद करना चाहते हैं तो आप विभेद कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए किसी को कोविड-19 है, अब आप कह दीजिए कि हम उससे दूर रहेंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, हम उससे विभेद करते हैं, तो सरकार इस पे आपको नहीं रोकेगी, आपको विभेद करना है। जैसे कोई कुष्ठ रोगी तो उससे आपको दूर जाना है, कोई टीबी का मरीज है, आप कोई कह देंगे नहीं भैया तुम इनसे गले मिल लो, काहे मिल रहे यार। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कहेंगे भैया हमें ये छूट सिर्फ धर्म के आधार पे हम इससे नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई भी रोगी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जात मजहब का हो सकता है, मूल वंश के आधार पर भी नहीं कर रहे। हाँ, इसको एक इस प्रकार का छुआछूत रोग है जिससे हम उसके संपर्क में आने से हम भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हम इससे बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे कि भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे अगर दूसरे आधार पर देखें, जैसे ये तो मान लो रोग हो गया, दूसरे आधार जैसे भाषा के आधार पे, तो भाषा या निवास स्थान, जैसे मान लो कोई पहाड़ी है और कोई प्लेन जमीन वाला है, तो दोनों में विभेद होगा भाई। जो पहाड़ी है उसके लिए एक दूसरी सुविधाएं होंगी, जो प्लेन जमीन वाला है उसके लिए दूसरी सुविधाएं हैं। तो वहाँ आप कह दो कि मुझे भी वही सुविधाएं चाहिए। क्यों चाहिए? आप प्लेन जमीन पे 5 किलोमीटर भाग सकते हैं 5 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में, और जो
पहाड़ी पे वो बेचारा 25-30 मिनट में 1.5 किलोमीटर जा पाएगा, बहुत करेगा 2 किलोमीटर जा पाएगा। अब आप कह दें मुझे भी वही चाहिए, तो कैसे आपको मिल जाएगा भाई? वो चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी। उसी प्रकार से भाषा के आधार पर मान लो किसी कम्युनिकेशन के आधार पे प्रॉब्लम है, जैसे मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती। अब कोई कहते नहीं, आप मुझसे विभेद मत करिए, मुझसे आप बात करिए। जब मुझे आती नहीं तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ? जो भाषा मुझे आती मैं उसी में बात करूँगा ना। तो भाषा के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे, या कोई पेशेंट है जिसे छुआछूत की बीमारी है तो उससे आप विभेद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उससे जा कर के मिलें। संविधान ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती उससे मिलें, नहीं, उससे आप विभेद कर सकते हैं। लेकिन जात, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 15 एक को और एक कदम आगे बढ़ाता है और क्या कहता है देखिए, यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने के लिए निवारित करता है। इस रूप में अनुच्छेद 15 एक से व्यापक है। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का अंत करना है। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां किस में है? जात के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं है, जात और धर्म के आधार पे। ठीक है, कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जो है शूद्र को नहीं छूऊंगा, मैं पुजारी हूँ तो मैं इसे नहीं छूऊंगा, मैं ये हूँ तो मैं उसे नहीं छूऊंगा, मैं मुझे स्त्रियों को छूना वर्जित है, मुझे बच्चों को छूना वर्जित है, इत्यादि तरह की बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जो प्रथाएं आज भी हैं। तो इस प्रथाओं पे निषेध है कि आप ये छुआछूत जैसी प्रथाओं को क्या करना है, धीरे धीरे खत्म करना है। इसे खत्म करने के लिए आप किसी से निषेध नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति से मैं नहीं छूऊंगा, इस व्यक्ति से मैं बात नहीं करूंगा, इस व्यक्ति को अपने इस मंदिर में नहीं आने दूंगा, इस व्यक्ति को अपने घर में नहीं आने दूंगा, इस व्यक्ति को अपने चेयर कार चारपाई या अपने साथ बैठने नहीं दूंगा। इस चीज़ पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं। अब ये आपके लिए बैन है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है, याद रखिएगा, कोई पेशेंट है और वो आपके पास आने की कोशिश करता था, आप उससे दूर जा सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि आप हमारे पास मत आइए, हम आपसे छुआछूत का संबंध रखना, हम आपसे संबंध नहीं रखना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, वहाँ पर आपको छूट है। वो इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी एक आधार पर ही निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए शर्त या प्रतिबंध के अधीन होगा। जैसे कहाँ पे शर्त लगाई जा सकती है कि जात, लिंग, मूल वंश के आधार पे अगर किसी पे शर्त लगाया जा रहा है तो क्यों नहीं लगाया जा सकता है, कहाँ पे नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंध कहाँ कहाँ पे, उसके लिए हम बता सकते। जैसे कि दुकान पे, अब आप दुकान पे नहीं कह सकते कि ये जो है क्या कहते हैं, हिंदू की दुकान है तो यहाँ पे मुस्लिम नहीं आ सकते, या मुस्लिम की दुकान है तो यहाँ हिंदू नहीं आ सकते, ये ब्राह्मण की दुकान है तो यहाँ छत्री नहीं, छत्री की दुकान है तो यहाँ वैश्य शूद्र नहीं। इस तरह की बातें आप नहीं कह सकते। सार्वजनिक भोजनालय जो होटल होता है वहाँ पे आप ये विभेद नहीं लगा सकते कि मैं तो हिंदू हूँ तो मुस्लिम के साथ नहीं खा सकता, सिख के साथ नहीं। नहीं, ये सब चीज़ें आपको प्रतिबंध कर दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं। होटलों में, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जनता में विभेद नहीं करना है आपको। राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु जैसे कि कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम इत्यादि स्थलों पे आप किसी को प्रतिषेध नहीं कर सकते, किसी को हटा नहीं सकते। सबका अधिकार बराबर है। जो उस पर राज्य का अधिकार है उस पर सभी जनता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 का 3, 4 और 5 अनुच्छेद 1 और 2 के सामान्य नियम का अपवाद है। देखिए अनुच्छेद 15, 3, 4, 5 सामान्य नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। अनुच्छेद 15, 1 और 2 का क्या है, अपवाद है। यह कैसे है इसके बारे में बता रहे हैं। ये राज्य को संरचनात्मक भेदभाव की अनुमति देता है, यानी यह राज्य को भेदभाव के लिए अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है बता रहे हैं, आगे नीचे देखिएगा। अनुच्छेद 15(3) ये बताता है कि राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। अब जैसे आप कह दें कि 14 साल से कम बच्चों को कारखाना इत्यादि में काम करने से वर्जित किया गया है, तो अब ये अधिकार तो सरकार दे रही। आप कहते हैं नहीं, ये भी मनुष्य है और इसे भी वहाँ काम करना पड़ेगा। या स्त्री है तो स्त्री को क्या कहा गया कि उसे कहा गया है, सरकार द्वारा ये छूट दी गई कि अगर वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में है, तो किसी भी जॉब में हो, किसी भी सेक्टर में, उसे 6 महीने का लीव एप्लीकेशन मिल सकता है, यानी 6 महीने उसे छूट मिलती है, छुट्टी मिलती है। अब आप कहते हैं कि आप विभेद नहीं कर सकते मेरे साथ जाति लिंग के आधार पे, मुझे भी 6 महीने की छुट्टी दीजिए। तो हो सकता है आपका अधिकारी कह दे कि आप भी प्रेग्नेंट होके आइए तो मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए सजग रहिएगा छुट्टी मांगते वक्त, इस नियम लेके मत जाइएगा। इस शक्ति के प्रयोग में राज्य द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना,
उनके विकास के लिए संस्थानों की स्थापना करना, महिला कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम, महिला आयोग की स्थापना, स्पेशल चीज़ें हैं, स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश, ठीक है, इत्यादि देना, ठीक है। प्रसूति अवकाश मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद स्पेशल उन्हें कुछ छुट्टी मिलती है, यानी ये मान चलिए कि 4-5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उनको छुट्टी मिल जाती है, तो फिर वो बच्चा पैदा करके, नहीं, 6वें महीने से उनको छुट्टी मिलती है, तो बच्चा पैदा करके 1-2 महीने वो रिलीव करके, 3 महीने रिलीव करने के बाद वो काम पे जा सकते हैं। यानी जब उनका बच्चा कितने दिन का हो जाएगा, लगभग 3 महीने के बाद हो जाता है, तो काम पे जा सकते हैं। फिर भी अगर वो चाहते हैं मेडिकल लगा के छुट्टी उनको मिल जाती है, 6 महीने की एक साथ छुट्टी ले सकती हैं प्रेगनेंसी की स्थिति में, ठीक है। अब इसके लिए कोई पुरुष जाकर के केस करे तो भाई वही समस्या आ सकती है, आपका अधिकारी आपसे एक बात कह सकता है, फिर आप समझ लीजिएगा अगर आप कहने जाते हैं तो। ध्यातव्य है कि डी पालराजन बनाम भारत संघ के नवीनतम बाद में अनुच्छेद 15(3) के आधार पर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संविधिक पोषित किया गया, ठीक है। तो ये डी पालराजन को आप याद रखिए, चूंकि आपको मूल विधि भी पढ़ना है तो याद रखिएगा, यहाँ पे सब चीज़ें आपके काम कर देंगी। उसमें महिला हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 याद रखिएगा किसका है, डी पालराजन बनाम भारत संघ का वाद है। अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जो हुआ था अंतः स्थापित किया गया। इसमें संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया। इसके द्वारा राज्य को निम्न संबंधों में विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान की गई, जैसे नंबर 1, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। ध्यातव्य है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के तहत ही किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरक्षण पे आजकल बहुत विरोध हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे किया गया। तो अनुच्छेद याद रखिएगा 15(4) के अंतर्गत आरक्षण के बारे में बात की गई है, और ये दिया गया है किसको, अनुसूचित जाति महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। और आर्थिक रूप से सवर्ण के भी पिछड़े लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो 10% आरक्षण है। तो अब ये बात आपसे अगर पूछी जाएगी कि आरक्षण कहाँ पे है, तो आप तुरंत बताएंगे 15(4) में आरक्षण के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसमें मंडल 2 कहा गया है। इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। किंतु अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। ध्यातव्य है कि PA ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 7 सदस्यीय पीठ में यह स्पष्ट किया था कि राज्य अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में नहीं लागू करा सकता है। इस प्रकार इस संशोधन द्वारा उक्त निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मत से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2005 तथा 93वें संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अनुच्छेद 15, अब अनुच्छेद 16 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसके बाद आपकी वीडियो क्लास आएगी, वीडियो क्लास के बाद आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। हाँ, GS 2020 की अगर आप क्लासेस नहीं करते हैं तो ज़रूर किया करिए। GS 2020 में संयोग से आपका इस समय अध्यायवार चलता है और इस समय आपका संविधान का ही सेशन चल रहा है, तो वहाँ से आप करेंगे तो आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो आपको मज़ा आएगा। करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।